हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड 5 करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से आपके करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हैं, कितना आप ग्रास्प कर पा रहे हैं उन करंट अफेयर से रिलेटेड और किस तरीके से क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है आपका प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि कैंपी है, उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन फाइल किया है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। तो उसी से रिलेटेड, उस न्यूज से रिलेटेड किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं उसे अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, आज हम वही देखेंगे। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि लोकसभा में जो स्पीकर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, जिसमें आपके 15 मेंबर्स रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अदर देन द रूलिंग पार्टी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी प्रिविलेज कमेटी रहेगी राज्यसभा में, बेसिकली उसके हेड रहेंगे डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रहेंगे वो एक्सटेंड किए जाते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। उससे रिलेटेड आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो बहुत ही एक सिंपल सा फैक्ट है, जब आप प्रिविलेजेस का चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, वहां पर लिखा होता है कि जितने भी आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट तक एक्सटेंडेड नहीं रहते हैं। जो प्रेसिडेंट के अपने प्रिविलेजेस हैं वो आर्टिकल 361 में मेंशन है। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर आप इजीली रूल आउट कर सकते थे इस ऑप्शन को, और उसी के बेसिस पर आप डी ऑप्शन यहाँ पर बता सकते थे कि आपकी ये ऑप्शन नहीं है और आप इसे यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे। फिर बात आती है पहली स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि लोकसभा में जो स्पीकर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, जिसमें आपके 15 मेंबर रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अदर देन द रूलिंग पार्टी। तो जब हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रखी जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं रखी जाएगी, इस कमेटी में क्यों नहीं रखी जाएगी? तो बहुत ही अगर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएं, थोड़ी कॉमन सेंस लगाएं, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं जो कि आपकी लोकसभा के जिनके उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो सभी को ही यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इन 15 मेंबर्स में। ठीक है जी। तो अगर आपकी फर्स्ट एंड थर्ड रूल आउट होगी तो आपके पास ऑप्शन ही सी बचता है, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रहते हैं जो कि बेसिकली उनके ऊपर बेस्टोड किए जाते हैं ऑन देम कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, ताकि वो अपनी ड्यूटीज और फंक्शंस को एफिशिएंटली यहाँ पर डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है जी। तो इस तरीके का कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रहता है तो उसका जो मोशन फाइल किया जाता है तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा वो फाइल किया जा सकता है। क्या प्रोसीजर रहेगा कि सबसे पहले जो स्पीकर रहेंगे, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वो स्पीकर डिसाइड करेंगे, चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि क्या वो जो प्रिविलेज मोशन है क्या वो फाइल किया जाना है नहीं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं। ठीक है जी। अगर उन्होंने फाइल कर दिया तो फिर उसे रेफर कर देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लोकसभा में आपके 15 मेंबर्स की कमेटी बनती है और राज्यसभा में आपके 10 मेंबर्स की कमेटी बनती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। फिर उसी के बाद अगर हम बात करें और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके आधार पर ये पूरी जो आपका मोशन रहेगा वो कैरी आउट किया जाएगा, कहाँ पर ये मेंशन है, तो वो आपके जो लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक है वहाँ पर मेंशन है और उसी के आधार पर इसे कैरी आउट किया जाता है। फिर बात आती है कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, आपके जो प्रिविलेजेस रहते हैं पार्लियामेंट्री। तो इसमें आप बताइए कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या वो इंक्लूडेड है इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको इस मोशन से रिलेटेड पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां कह रहे हैं पेविंग द वे फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस अंडर द while placing accountability and responsibility on the broadcasters and their self regulating bodies। तो सरकार ने क्या किया है, जो इनकी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके थ्रू यहां पर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994 को अमेंड कर दिया गया है। ठीक है जी। तो उसी से रिलेटेड आपको यहां पर 2 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो बिल्कुल ही करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो बहुत ही इजीली आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले में कह रहे हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आपकी स्थापित की जाएगी अंडर द ओवरसाइट मैकेनिज्म, ताकि इस तरीके के जितने भी ग्रीवेंसेस रहेंगे व्यूअर के वो रिजॉल्व किए जा सकें। सेकंड में कह रहे हैं ये जो अमेंडमेंट है ये आपकी एप्लीकेबल नहीं है टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर बात हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में,
तो पिछले कुछ सालों में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितनी भी नोटिफिकेशंस निकाली जा रही हैं ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा, तो वो आपकी ऑलमोस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी कवर कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो सिटीजन्स हैं इंडिया की, उनकी व्यूअरशिप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अब बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी उन्हीं के डोमेन में आएगा। तो यहाँ पर आप इजीली इस ऑप्शन को रूल आउट कर सकते थे कि ये तो आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी हो तो वहां पर सबसे पहली लाइन में ही लिखा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आपकी स्थापित की जाएगी अंडर द ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो कि इस तरीके के ग्रीवेंसेस को हैंडल करेगी। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है और उसी के बेसिस पर आपकी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या इन्होंने रिकमेंडेशंस रखी हैं? तो सिंपल सी 3 बातें की हैं इन्होंने। ठीक है जी, बात करते हैं कि पहली बात कि जितना भी आपका कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, उसको सॉर्ट किया जाए एज के हिसाब से। ठीक है जी, कि व्यूअरशिप की एज के हिसाब से वहां पर सॉर्ट किया जाए कि ये कंटेंट आपका अडल्ट है या आपका 18 लेस से भी देख सकते हैं, 13 to 18 दे सकते हैं, कुछ आपका यूनिवर्सल कंटेंट भी रहेगा। ठीक है जी। सेकंड में बात हो रही है कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनकी एज वेरिफिकेशन की जाए। तो ये भी अच्छा स्टेप लिया गया है कि जितने व्यूअर्स रहेंगे कि कौन सा वो कंटेंट देख रहे हैं, तो वो एज वेरिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। थर्ड में बात हुई है कि जितने डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए फ्रेंडली कंटेंट बनाया जाए। ठीक है जी, जो उनकी व्यूअरशिप है, हम कह सकते हैं जो उनका एक्सपीरियंस है, वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए फ्रेंडली बनाना यहाँ पर जरूरी रखा गया है। और ये कहा गया है कि इन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कह दिया गया है। ठीक है जी, तो बेसिस डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें शॉर्ट में किस तरीके से ग्रीवेंसेस का सिस्टम रखा गया है, तो 3 स्टेप्स हैं, या हम कह सकते हैं 3 मोड हैं जिस तरीके से ग्रीवेंसेस हैंडल किए जा सकते हैं। पहला तो ब्रॉडकास्टर खुद है, फिर वहाँ पर जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज की, फिर आपकी आती है ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। तो बेसिकली कोई भी व्यूअर रहेगा, उनका कोई ग्रीवेंस है तो पहले वो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के पास जाएगा, उनके पास 15 दिन का समय रहेगा उसे रिजॉल्व करने का। नहीं कर पाते हैं तो वापस वो आपका अगले स्टेज पे चल जाएगा। तो फिर से ये व्यूअर आगे अपने जितने भी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ रहेंगी इन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज की, वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अगर उन्हें ब्रॉडकास्टिंग का एजेंसी का ही अपना ही उनका जो रेजोल्यूशन है वो पसंद नहीं आता है, तो 60 दिन के अंदर अंदर उन्हें यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी रहेगा। सपोज अगर व्यूअर को ये रेजोल्यूशन भी पसंद नहीं आया तो व्यूअर आपका डायरेक्टली फिर ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास चला जाएगा। ठीक है जी, कि जी हाँ मेरा ये ग्रीवेंस है जिसे ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो ये कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी वो माना जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि अगर यहाँ से रिस्पॉन्स आया है सेल्फ रेगुलेटिंग कमेटी से व्यूअर के पास, तो इन्हें 15 दिन के अंदर अंदर, अगर वो उन्हें लगता है रेजोल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो 15 दिन के अंदर अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में वो अपना ग्रीवेंस वहाँ पर फाइल करना है। ठीक है जी, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स रखे गए हैं, जैसे कि कुछ ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो उनकी एसोसिएशन है बॉडीज हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशन है बॉडीज हैं, उन्हें यहाँ पर लीगल रिकॉग्निशन दी जाए। ठीक है जी, अब देखते हैं किस तरीके से आईबी इसे हैंडल करती है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ये बेसिक से रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो कि आपको पता होने ज़रूरी हैं। ठीक है जी, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स ऑफ 2021। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस तरीके से है कि इसके हम कह सकते हैं 2 डायमेंशंस हो सकती हैं। एक आपका साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, किस तरीके का वहाँ पर वो काम करेगा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, फिर आता है आपका पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके आधार पर वो अपना काम पूरा कैरी आउट करेगा। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो आज ही जो आपका 2 मिनट का सेशन था, तो वहाँ पर डिटेल में ये पूरा टॉपिक डिस्कस हुआ है। अगर आपने वो सेशन अटेंड किया हो तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बेसिकली किसी प्रकार का लाइसेंस या परमिट नहीं चाहिए होगा अगर आपको स्मॉल ड्रोन्स फ्लाई करने हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका रिमोट पायलट लाइसेंस रहेगा वो बेसिकली रिन्यू किया जा सकता है 10 सालों के लिए अगर एक बार एक्सपायर हो जाए। थर्ड में कह रहे हैं कि कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं ऑन द एल्टीट्यूड एंड द स्पीड एट विच द ड्रोन्स कैन बी फ्लोन। 3 स्टेटमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 कोड्स आपको दिए गए हैं। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। आप थोड़े से अपने जो हमने बात की थी एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में, थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट में देखें तो एक तरीके से आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नो लाइसेंस या परमिट आपका जरूरी रहेगा
अगर स्मॉल ड्रोन्स फ्लाई करने हैं, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कैटेगरी के बारे में पता होगा किस तरीके से ड्रोन्स को कैटेगराइज किया गया है, तो आपकी जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो है नैनो ड्रोन्स, जो कि आपके बच्चों के गिफ्ट शॉप में, या हम कह सकते हैं जो बच्चों की खिलौनों की दुकानें रहती हैं वहाँ पर भी अवेलेबल रहते हैं, जिनकी जो अल्टीट्यूड जितने तक वो जा सकते हैं वो हार्डली आपके 10 to 15 स्टोरीज तक रहता है, ज़्यादा 20 स्टोरीज तक हो सकता है। तो बेसिकली जितने भी इससे ऊपर कैटेगरी के आपके रहेंगे उनमें सभी में ही लाइसेंस और परमिट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसी के आधार पर आप ए ऑप्शन अपनी इजीली रूल आउट कर सकते थे। तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन आपकी रूल आउट होगी। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दोबारा से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं लगाई गई है ऑन द एल्टीट्यूड एंड स्पीड एट विच ड्रोन्स कैन बी फ्लोन। तो दोबारा से एक तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ पर थोड़ा सोचें अगर आप इसके बारे में कि इतने रूल्स और रेगुलेशंस निकाले गए और एल्टीट्यूड और स्पीड पर कोई रेगुलेशन ही नहीं लगाई गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी के आधार पर यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन भी रूल आउट होगी और आप इजीली बता सकते हैं कि आपकी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो कैटेगरीज देख लें ड्रोन्स की, किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ये क्लासिफिकेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। क्या वेट क्लासिफिकेशन है, लाइसेंस किस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, एरिया रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली किस तरीके के जितने भी आपके प्रोहिबिटेड एरियाज रहते हैं वहाँ पर वो फ्लाई कर सकते हैं नहीं, अल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं नहीं, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं नहीं, तो सभी में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल में ये पूरा टॉपिक कवर करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारी 2 मिनट सीरीज में आज ही कवर हुआ है, जाके ज़रूर इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बात हो रही है रैंक्ड चॉइस वोटिंग के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिसेंटली ही आपके जो न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस थे वहां पर ये फंडा यूज किया गया इलेक्शंस के लिए। 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं, पहली कह रही है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड आर नीडेड टू विन एन इलेक्शन अंडर द रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम। सेकंड में कह रहे हैं कि जो सिस्टम है ऑफ द रैंक चॉइस वोटिंग ये आपका अभी इंट्रोड्यूस होना जरूरी है इंडिया में। तो 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा टाइम दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो बेसिकली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा रैंक चॉइस वोटिंग का, तो बहुत इजीली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। किस तरीके से है कि सपोज 4 कंटेस्टेंट है जो कि एक इलेक्शन में खड़े हैं, ABCD। अब वहां पर वोटर के पास क्या ऑप्शन है रैंक चॉइस वोटिंग में कि वो बी भाई साहब को नंबर 1 प्रेफरेंस दे सकते हैं, डी भाई साहब को नंबर 2 दे सकते हैं, ए भाई साहब को यहाँ पर नंबर 3 प्रेफरेंस और सी भाई साहब को यहाँ पर नंबर 4 प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रेफरेंस का खेल खेला जाएगा। ठीक है जी। और यही आपका न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस में ही फॉलो किया गया है। अब आप सोचिए क्या हमारी इंडियन पॉलिटी में ये कहीं यूज़ किया जाता है? बिल्कुल यूज़ किया जाता है। जो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इन सभी के जितने भी मेंबर्स रहते हैं या जो ये डेजिग्नेशंस हैं इनकी, जब इलेक्शन किए जाते हैं, जब इन्हें चूज़ किया जाता है, तो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसे हम रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसके आधार पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत होगी कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारी इंडियन पॉलिटी में प्रेजेंट है। ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि आपके अगर 10 वोट डले हैं तो 5 से ज़्यादा वोट तो चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली बता सकते थे कि ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो जो आपका रैंक चॉइस वोटिंग का सिस्टम है, जैसे कि हमने बात की किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि यहाँ पर आपकी चॉइसेस रखी जाएंगी। वोटर के पास ऑप्शन रहेगा कि जी हाँ मेरी ये पहली प्रेफरेंस ये कंटेस्टेंट है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ये कंटेस्टेंट है। अब काम किस तरीके से करती है, सपोज अगर 50% से ज़्यादा वोट्स किसी एक कंटेस्टेंट को नहीं आए, तो सिंपल सी बात होगी, जैसे कि यहाँ हुआ है कि इन्हें 35% आया है, इन्हें 40 आया है, पर्पल और पिंक को कम आए हैं, तो यहाँ पे जो पिंक वाले भाई साहब होंगे इन्हें यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब जितने भी ये पिंक वाले भाई साहब थे, इनके जितने भी वोट्स थे, उनमें जो नंबर 2nd कैटेगरी होगी उनके हिसाब से यहाँ पर वोट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। फिर अगर वो भी नहीं हो पाता है, फिर 50% का जो नेट रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो पाता है, तो दोबारा से आपके जो सबसे कम थे, जो यहाँ पे पर्पल वाले थे, इन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर इनके जो वोट्स में जो सेकंड प्रेफरेंस थी जिनकी, फिर वो यहाँ पर डिवाइड किए जाएंगे और अगर ये आपके जिसका भी यहाँ पर ज़्यादा स्कोर रहेगा उसे यहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। हमारी इंडियन पॉलिटी में बहुत समय से ये चलता आ रहा है, बट अब देखते हैं किस तरीके से सरकार या जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे आगे भी इलेक्शंस में यूज़ कर पाता है या नहीं। ठीक है जी।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन, यहां बात हो रही है कि जो रूल्स हैं आपके रिलेटेड टू द रिक्यूजल ऑफ जजेस, कि जजेस को किसी केस से हटाना फ्रॉम अ केस, या आपके किस में मेंशन्ड है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1850, फिर आपकी जजेस इंक्वायरी रूल ऑफ 1969, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1966। तो ये तो बिल्कुल ही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपकी, नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कीजिए और करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर आपकी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो रिक्यूजल ऑफ जजेस है कि सपोज कोई जज है, उन्हें लगता है कि अगर 2 पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, ए पार्टी एंड बी पार्टी, उन्हें लगता है कि उनके अंदर बायसनेस आ सकती है किसी एक पार्टी के लिए, तो वो खुद को वहां से हटा सकते हैं। बट इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग्स रहती हैं टाइम टू टाइम, उसी में से ही इसकी कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ की जाती है कि अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो वहां पर जज अपने आप को रिमूव कर सकता है कि वो किसी भी तरीके का परसेप्शन वहां क्रिएट ना होने दे, जो उस केस की सुनवाई है वो अनबायस्ड तरीके से हो। ठीक है जी, तो अनबायस्ड तरीका होना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम है, जितना ज्यादा अनबायस्ड होगा उतना ज्यादा फेयर होगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए तो वहां पर वो खुद को रिक्यूज कर सकते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या रहती है कि जनरली ये जज के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि उन्हें खुद को रिक्यूज करना है नहीं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां पर कुछ लॉयर्स या पार्टीज होती हैं वो इस तरीके से एलिगेशंस लगा देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक पॉइंट उठा देती हैं कि यहाँ पर रिक्यूजल होना जरूरी है क्योंकि जज का बायसनेस है। तो कई केसेस में जज खुद ही अपने आप को रिक्यूज कर देते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि जज वहाँ पर थोड़े एडमेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि वो कहते हैं कि जी नहीं, इसमें कोई भी बायसनेस का रीज़न नहीं है, और वहाँ पर वो खुद को रिक्यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो रिसेंटली आपने एक केस में सुना होगा इस तरीके से जज ने खुद को रिक्यूज किया है, और वहीं से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है जो कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसे पढ़िए, अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, और ये बात रखना इंपॉर्टेंट, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तरीके के कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जितनी भी इनकी रूल बुक है जुडिशरी की, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, उसमें कहीं पर भी रिक्यूजल से रिलेटेड बात नहीं हुई है। सिर्फ आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग्स हैं वहीं पर बात हुई है, जैसे कि रंजीत ठाकुर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टेस्ट है ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ द बायस इज रीजनेबलनेस ऑफ द एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ पार्टी, कि यहाँ पर जो पार्टी रहेगी, कि जिन 2 पार्टीज के बीच में यहाँ बेसिकली केस लड़ा जाएगा, तो वहाँ पार्टीज के ऊपर नहीं रख सकते कि वो डिसाइड करें। बेसिकली जज के ऊपर ही रखी गई है बात कि वही वो चीज़ डिसाइड करेंगे कि क्या वो बायस हो सकते हैं, क्या उन्हें खुद को रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो जितने भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये बेसिकली आपके सारे ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है जी, अब करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ, या मैं बता सकता हूँ कि हमारा जो प्रीक्योर है, जहाँ पे होलिस्टिकली आपके करंट अफेयर्स की कवरेज की जा रही है, प्रीलिम्स के लिए भी आपका वो सेगमेंट बहुत हेल्पफुल है, मेंस एनालिसिस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हम कह सकते हैं या पब्लिकेशंस हैं, वो सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कवरेज है, लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, फिर आपके टेस्ट भी रखे जाते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो ये तो अब आपका प्रीक्योर प्लस हो चुका है। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स, तो हम ज़रूर आपकी यहाँ पर सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आप में से सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे ये 5 क्वेश्चंस। अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका यूपीएससी सपोज कीजिए श्रीलंका है, तो जो आपके राम सेतु है वो करंट अफेयर्स ही हैं। पत्थर पे पत्थर डेली रखते जाइए, आगे चढ़ते जाइए, आप जरूर अपनी मंजिल तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो रेगुलरली फॉलो कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।